नमस्ते साथियों, आज के इस लेक्चर्स में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उसको आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये सारे प्रश्न हैं जो कि सिलेक्टेड होते हैं आपके एग्जाम के लिए और इस बार आपसे 100% पूछे जाने की संभावना जो है बनती है। तो जितने भी ग्रुप डी वाले छात्र हैं फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और डिटेल्स में सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम आज के इस लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं आज का पहला नंबर सवाल की ओर। सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है आपकी स्क्रीन के सामने है प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। जी हाँ, पदार्थ की जो है कितनी अवस्थाएं जो है अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा जो है तय किया गया है। ये ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में 1/10/2018 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया सवाल है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले ना तो इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू में इस प्रकार के अगर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो इस बार भी 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। तो याद रखिएगा, टोटल 5 याद रखिएगा। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा जो है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, टोटल 5 अवस्थाएं याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। पहला जो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और यहाँ पे पांचवी अवस्था जो है बेस आइंस्टाइन संघनित है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अगर याद रखते हैं तो उम्मीद रखिए कि एक प्रश्न अगर आपसे पूछा भी जाए कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है तो आप बता सकेंगे। तो सॉल्यूशन भी ध्यान रखना अति आवश्यक है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। शांतिपूर्वक सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी ऑलरेडी एएलपी में पूछे गए सवाल है। साथ ही साथ एनटीपीसी ग्रुप डी जितने भी रेलवे से संबंधित होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर्स। तो निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है अधिकतम है, बताना है किनके अणुओं के बीच। आरआरबी ग्रुप डी में ऑलरेडी जो है 23/10/2018 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया सवाल है। अगर बात करें प्यारे बच्चों की किसके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम होता है, तो याद रखेंगे ठोस के अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम होता है, इसीलिए ये ठोस है। मान लीजिए यहाँ पर एक कण है, यहाँ पर भी कण है, यहाँ पर भी, तो ये देख सकते हैं कितना स्पेस है बीच में, बहुत सारा स्पेस के साथ है। यहाँ पे यहाँ भी स्पेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्रव के अंतर्गत चला जाएगा, गैस के अंतर्गत चला जाएगा। अगर ज़्यादा दूरी बन जाएगा तो ये गैस हो जाएगा। लेकिन यही कण प्यारे बच्चों काफ़ी अट्रैक्टिव में रहे, काफ़ी संघनित रूप से रहे, सटे हुए रहे, तो ये ठोस का रूप ले लेता है। तो ये ठोस याद रखिएगा, जो अणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा है यानी ये ठोस होगा, याद रखता है। याद रखिएगा, इसका पहला नंबर पॉइंट है सर कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस मान लीजिए कुछ इस प्रकार के जो है काठ का कोई भी सामान है, तो ये क्या है, एक निश्चित आकार का है और एक निश्चित क्या है, आयतन है। उदाहरण के लिए मेज मान लीजिए, पेन जो अभी जो आप लिख रहे हैं वो पेन, उसका एक निश्चित आकार है। कुर्सी जिस पर बैठे हैं वो निश्चित आकार है आदि। और दूसरा पॉइंट कहता है कि ठोसों के अणुओं के बीच जो है अंतराण्विक बल बहुत प्रबल होता है। अंतराण्विक बल कैसा होता है, प्रबल होता है। प्रबल अंतराण्विक बलों के कारण ठोस बहुत अधिक संघनन एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल जो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता पाइएगा। आरआरबी ग्रुप डी में ऑलरेडी एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया सवाल है। सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो बताने का एक बार प्रयास कीजिएगा आप लोग कि सर कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है, ज़रा बताइएगा। सभी का आंसर मैं सीन कर रहा हूँ, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि मैं सभी का आंसर देख सकूँ और फटाफट से एक बार अपना अपना कमेंट डालने का प्रयास भी करेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है ऑप्शन नंबर आ रहा आप सभी का। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सर गलत है। तो गलत के बारे में अगर याद रखिए तो पदार्थ के कण जो होते हैं स्थिर अवस्था में होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पदार्थ के कण जो है स्थिर अवस्था में, गलत पूछा गया ना प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, स्थिर अवस्था में नहीं होते, याद रखिएगा। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सर बहुत बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव मोड में होते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। बट पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। चलिए, पदार्थ जो है बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसका पॉइंट है। इसको आप याद करते चलिए, नोट करते चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पीवाईक्यू में इस प्रकार के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ये एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 4 नंबर सवाल प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि सर मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण जो होता है वो प्रकृति में कैसा होता है। आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। 2/6/2019 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया सवाल है। समांगी होते हैं, विषमांगी होते हैं। समांगी और विषमांगी दोनों होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो सर मिश्रण
प्रकृति में जो होते हैं वो समांगी भी होते हैं और विषमांगी दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी मिश्रण जो होते हैं प्रायः दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल, सॉरी इसी का कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि सर समांगी मिश्रण कैसा होता है। तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं ना, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि चीनी का जल में विलयन, नमक का घोल और कॉपर सल्फेट का घोल, शराब और पानी का मिश्रण, ये सभी क्या है, समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण क्या है सर, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत और जल का मिश्रण, टूथपेस्ट और पिज्जा, मक्खन, शेविंग क्रीम, ये सभी क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो कभी कभी आपको ये उदाहरण से ही सवाल पूछ दिए जाते हैं कि सर समांगी और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण बता दीजिए, और ये आपके लिए काफ़ी सिलेक्टेबल क्वेश्चन साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया सवाल है, जब दो तरल होगा प्यारे बच्चों और एक दूसरे में घुलते नहीं है, सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, उस अवस्था में उसको हम लोग बोलते हैं अमिश्रणीय, यानी उसको मिश्रण नहीं किया जा सकता। तो जिस मिश्रण में दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते और सॉल्यूशन नहीं बनाते उन्हें अमिश्रण पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल हो गया और पानी का मिश्रण, ये आपस में कभी नहीं घुल सकती। ये स्टार मार्क सवाल आपके लिए रहने वाला है, इसको अगर याद कर लेते हैं तो याद रखिए कि एक क्वेश्चन आपके 100% बन जाएंगे। सवाल जो अगला पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों की डैश एक यौगिक नहीं है। क्या एक यौगिक नहीं है? आरआरबी ग्रुप डी के 8/10/2018 के एनुअल शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया सवाल है। तो डैश एक यौगिक नहीं है, लेड, लेड जो होता है एक यौगिक नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यौगिक क्या होता है सर, उसको हम लोग जान लेते हैं। यौगिक वह पदार्थ है जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित में संयुक्त होने पर बनते हैं, जैसे कि जल H2O का एक यौगिक है। और लेड क्या है, लेड पीबी एक तत्व है जो कि धातु है। तो समझ सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और हाल ही फिलहाल यानी 19, 20, 21 इसी प्रकार के पूछे गए सवाल हैं जो कि मैं आपको करा रहा हूँ और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी साबित होगा। तो जरूर इसको याद करते चले। अगला सवाल है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तक नहीं है। तो भौतिक परिवर्तक नहीं है ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों के द्रव में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन और द्रवों का गैस में वाष्पीकरण। तो याद रखिएगा ये पदार्थों का किण्वन याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पदार्थों का किण्वन। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, याद रखिएगा। तो किण्वन एक जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया है, क्या है, जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का अणुओं द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में संगठन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। जैसे कि दूध से दही का बनना और गन्ने के रस से सिरका का बनना, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होने वाले। 8 नंबर सवाल सर आपसे जो पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं कि वह विजातीय मिश्रण। विजातीय मिश्रण कहने का मतलब है कि मिश्रण जो है वो एक समान नहीं है, एक जात का नहीं है, अलग अलग है। तो वो विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, डैश कहलाते हैं, असंतृप्त विलयन, सस्पेंशन, क्लोराइड या संतृप्त विलयन। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में डाल देते हैं कि सर हमको ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, इसी माध्यम से याद रखिएगा जो ऑब्जेक्टिव में कोई भी ऑप्शंस नहीं समझ आता है तो उसको क्या बोलते हैं कि सर सस्पेंशन है, समझ नहीं आ रहा है। उसी प्रकार मिश्रण तो है लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं, निलंबन के रूप में है, तो उसको हम लोग सस्पेंशन बोलेंगे। सस्पेंशन या निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के कण, छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बने बिना घुले रहते। जैसे पानी में अगर प्यारे बच्चों बालू को मिला दिया जाए, पानी को, रेत को, जिसको रेत बोलते हैं यहाँ पे साइंस के भाषा में, इसको अगर मिला दिया जाए तो आपस में क्या होगा, ये बैठ जाएगा नीचे, घुलेगा नहीं। तो पूरे कण द्रव में बने रहते हैं, घुले रहते हैं। जैसे कि मिट्टी अथवा बालू के कण को जल में डालकर हिलाना। इन पदार्थों के कण को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, ये कभी नहीं घुलता। इसी प्रकार अगर आप चीनी को डाल देंगे तो ये घुल जाएगा। उदाहरण के लिए चौक और पानी का मिश्रण, मैला पानी, आटे का पानी का मिश्रण, धूल के कणों और हवा का मिश्रण, ये सभी क्या है, सस्पेंशन का उदाहरण है। अगला सवाल है कि सर शक्कर की घोल में शक्कर एक है। शक्कर की घोल में शक्कर जो है एक प्रकार का क्या है, विलायक है। तो सर विलायक तो पानी हो जाएगा। घुला हुआ पदार्थ है क्या, तो हाँ घुला हुआ पदार्थ हो सकता है जिसको हम लोग विलेय कह सकते हैं
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठित नहीं होता है, पदार्थ की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, विलयन कहलाता है। विलयन में जो दो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक यानी सॉल्वेंट है, तथा कम मात्रा में उपस्थित पदार्थों को विलय सॉल्यूट कहते हैं। जल एक अच्छा विलायक है। जल क्या है प्यारे बच्चों? एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। ये सारे पॉइंट अगर आप याद रखते हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाले। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है मक्खन का खट्टा होना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। सभी के सभी प्रश्न आपके ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और वही सारी प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल पूछा ही जाता है। जितने भी रेलवे से संबंधित एग्जाम होते हैं, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जितने भी एग्जाम है प्यारे बच्चों, सभी के सभी पीवाईक्यू से प्रश्न बनाए जाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि सर दही का जमना और लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, अगरबत्ती का जलना और पौधे में प्रकाश संश्लेषण का होना इत्यादि, ये सारे के सारे प्रक्रिया क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? बताइएगा जरा फटाफट से। आंसर जो है 11 नंबर सवाल का आना चाहिए। सभी का मैं कमेंट यहाँ पे सीन कर रहा हूँ। आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस का नंबरिंग करके आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो कौन एक भौतिक परिवर्तन है? तो याद रखिएगा पानी का बर्फ में परिवर्तन होना एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल इसी का कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण जैसे कि आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थों का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि जल का वाष्पीकरण और बर्फ का पिघलना, बादलों का बनना इत्यादि, सभी के सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला है सवाल कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। कौन दिया था? एंटोनी वान लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। इस नियम के अनुसार जो है किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, याद रखिएगा। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है सर उत्पादों का कुल उत्पादों का कुल उत्पाद से। अगला सवाल 13 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि सर निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित जो है जोसेफ प्रोस्ट ने किया था। प्रोस्ट ने, याद रखेंगे। ऑलरेडी एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 की शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया सवाल है। इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर ले तो सर स्थिर अनुपात के नियमानुसार जो है किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल के माध्यम से। अगला सवाल है कि सर 14 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो है डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो ये जो है 1:8 के रहते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो होते हैं 1 होते हैं और ऑक्सीजन जो होते हैं 8 होते हैं। यही पानी का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है, जबकि आयतन का अनुपात जो है 2:1 होते हैं। हाइड्रोजन का आयतन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 होता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात जो है सदैव 1:8 ही होता है। इसको आप समझिएगा। 15 नंबर सवाल है कि सर डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो डाल्टन का जो सिद्धांत है सभी को पता है कि सर द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये 10th लेवल से ही आपको पढ़ाया जाता है कि सर डाल्टन का सिद्धांत कौन सा नियम पर आधारित है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये भी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। डाल्टन के बुनियादी सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निरंतर संरचना के नियम पर आधारित है। इसको समझिए। 16 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ के प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। तो बुनियादी सिद्धांत जो है ये जॉन डाल्टन ने प्रदान किया था, याद रखिएगा, जॉन डाल्टन। अगला सवाल है कि सर जॉन डाल्टन द्वारा सिद्धांत के निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। प्रत्येक पहला अवधारणा है कि सर प्रत्येक कण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं।
अति सूक्ष्म कण जो है परमाणु से मिलकर प्रत्येक कण बने होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन यौगिक बनता है। तीसरा कह रहा है सर कि परमाणु तत्वों का सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता तथा जो रासायनिक क्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। और चौथा है कि परमाणु अपनी मूल अवस्था बनाए रखते हैं, इसमें इनका केवल संयोजन, वियोजन अथवा पुनः स्थापन संभव है। अब है 17 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि डैश पदार्थ की वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र अस्तित्व जो है अणु का ही स्वतंत्र अस्तित्व माना जाता है। याद रखिए, किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन 1897 में की थी तथा इसका द्रव्यमान जो है 9.11 गुने 10 के पावर -31 केजी निर्धारित किया गया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में किया और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, यानी इस पर जीरो चार्ज होता है, अर्थात इस पर आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के अपेक्षा हल्का और अधिक होता है। ये सारे बात न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कि आपको याद रखना है। 5 स्टार क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द यानी परमाणु को किसने खोजा? शब्द यानी परमाणु जो है इसको किसने खोजा था? तो ये डेमोक्रिटस ने खोजा था, याद रखिएगा। एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटामोस शब्द से लिया गया। इसका अर्थ है अविभाज्य, जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला है, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम खोज जो है डोमरकिस्ट ने किया था और परमाणु कई प्रकार के सूक्ष्म कणों के मिलकर बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख भाग सम्मिलित है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा 27.3 जो है यहाँ पे कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। ये फार्मूला दिया गया है, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार सबसे पहले निकाल लेना है, जिसमें कार्बन का कितना होता है सर? 12 होता है। ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुने ऑक्सीजन का 16 होता है, ऐड करेंगे 44 आ जाएगा। अब कार्बन के परमाणु अनुभार तो निकल गया, परमाणु भार कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो सर 12 होता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो परमाणु भार बटे अनुभार गुने 100। परमाणु भार यहाँ आपके दिया गया है 12 है और गुने 100 तो है ही, अनुभार आपने निकाला है 44, टोटल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27.3% आ जाएगा। आज का ये लास्ट सवाल देखेंगे तो रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? तो ये जो है मोल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो 20 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में हमने चर्चा किया जो कि आपके एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे प्रश्न पीवाईक्यू में पूछे गए। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो को एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में।